बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान ने एक और तारीख रकम कर दी T20 क्रिकेट के अंदर और यहाँ पर न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान की जानिब से तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर करने वाले हसन नवाज, जो पिछले 2 मैचेस में नाकाम हो गए थे, 44 बॉलों पर सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान को इस मैच में 9 विकेटों से कामयाबी दिला दी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हारिस 41 रन बनाने में कामयाब रहे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा 51 रन बनाने में कामयाब रहे। इस मैच में 204 रन का स्कोर बनाए यहाँ पर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी के लिए 205 रन का हदफ दिया और पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। 44 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान की जानिब सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन T20 में सेंचुरी स्कोर करने वाले बैटर बने। और उसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे इस टीम के हवाले से तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की रही। लेकिन हम पिछले 2 मैच का अगर जायज़ा लेना तो हमारे जो बॉलर्स थे वो खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे थे। इस मैच में भी यही रहा और यहाँ पर अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया न्यूजीलैंड ने, गो के उनकी बॉलिंग यहाँ पर नाकाम रही। लेकिन फिर पाकिस्तान के बैटर्स ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान टीम ने 2 तब्दीलियां की इस मैच में और यहां पर मोहम्मद अली और जहादात खान की जगह इब्रार अहमद और अब्बास आफरीदी को इस मैच में मौका दिया और इस मैच में दोनों खिलाड़ियों ने, इब्रार ने 2 विकेटें हासिल की, अब्बास आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। इस मैच के अहवाल पर आज हम बात करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बात करने के लिए आरिफ वहीद खान साहब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और क्योंकि पाकिस्तान ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की नौजवान टीम मुश्तमिल है इस वक्त। और 2 दिन पहले बूम बूम लाला आफरीदी कह रहे थे कि हर कोई आफरीदी बनने की कोशिश कर रहा था। चलें, एक और आफरीदी पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि पैदा हो गया जिसने पाकिस्तान के लिए तेज़ तरीन T20 क्रिकेट के अंदर सेंचुरी स्कोर कर दी। आरिफ वहीद खान साहब है, क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले आप भी हमारे शो में कह रहे थे कि हर कोई आफरीदी बनने की कोशिश कर रहा है, फवाद आलम बनने की कोशिश नहीं कर रहा, एक और हसन नवाज फवाद आफरीदी की शक्ल में आ गया। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। सबसे पहले तो ये बहुत बहुत मुबारक हो सबको। जिस तरह पाकिस्तान की फिक्र, बड़ी खुश आइन बात है ये और ये नज़र आता है कि यकीनन जो हमारे पास जो है नेशनल टैलेंट की कमी नहीं है। मगर ये कि हम देखते हैं कि कुछ तरीके से इस तरीके से अचानक की कारकर्दगी और अच्छी कारकर्दगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी हमें नज़र आती है। अगर हम पिछले 8-10 मैच या 15 मैचों में चले आएँ तो हमें एक साउथ अफ्रीका का मैच नज़र आया था जिसके अंदर आपने 355 रन 4 विकेटों के ऊपर चेस के लिए था। उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है सलमान अली आगा की सेंचुरी रही थी। फिर उसके बाद ये जिस तरीके से इन्होंने आज जो है माइलस्टोन तय किया 205 रन का, बहुत 1 विकेट के ऊपर, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी है। मगर हमें ज़रूरत है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी जो है इसका अंदर तसलसल जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा और इसमें जो सक्सेस रेट है हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। गो कि ये बहुत अच्छी कारकर्दगी हमें नज़र आई हसन नवाज की, चूँकि नया टैलेंट था और ये पिछले देखा था चैलेंज कप हुआ था, पीसीबी ने कराया था, उसके अंदर भी इन्होंने 6-7 मैचों में 250 और इनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही थी। तो यकीनन इतनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर यहाँ पर पहुँचे हैं। मगर हम हमेशा से जो बात करते हैं कि गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, मैच्योरिटी की बात करते हैं, गेम प्लान की बात करते हैं, जो कि टीम मैनेजमेंट का काम है। तो इससे ये नज़र आया कि यहाँ पर ये आज जिस तरीके से मैच में इन्होंने गेम अवेयरनेस के साथ और मैच्योरिटी के साथ जिस तरीके से अपनी मैच को फिनिश भी किया और जिस तरीके से मेरिट पे जो गेंदें खेली हैं आपने 2 मैचों में, जो आपने देखा कि पिछले 2 मैचों के अंदर जो पाकिस्तान ने बैटिंग की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसके अंदर तो बहुत ही पुअर बैटिंग का मुजाहरा नज़र आया। मगर इसके अंदर मैच्योरिटी नज़र आई, गेम अवेयरनेस नज़र आई। तो असल चीज़ यही है कि हमारे अंदर जो है गेम अवेयरनेस की बहुत कमी है, गेम प्लान की बहुत कमी है। अगर हम इसको थोड़ा सा गेम अवेयरनेस इन खिलाड़ियों को सलाहें, जो कि टीम मैनेजमेंट का काम है, किस तरीके से इन नए लड़कों को ग्रूम करें। गो के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड 44 रन के ऊपर 100 रन करना और उस रिव्यू पे जाके करना वहाँ पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स के खिलाफ, जिसके खिलाफ हम 4-5 मैच, मगर आप उसकी पिछली मैचों की कारकर्दगी देख लें तो उसमें हम कहीं भी न्यूजीलैंड को हरा नहीं पा रहे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी भी कारकर्दगी रही। तो अगर उसको देखें तो यहाँ पर, मगर हम देखें कि पिछले 2 मैचों में देखें तो न्यूजीलैंड ने एक मैच में हमारे खिलाफ 10 ओवर के अंदर ही टारगेट चेस कर लिया। फिर उसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने 14 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर लिया। तो 16 ओवर में आज हमने तो इसका मतलब ये है कि ये विकेटें, ये ग्राउंड इतने ही एवरेज का है कि 10 प्लस जाके आप रन करेंगे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर 200 रन हो जाते हैं तो आप घबरा जाएं। ये 200 प्लस का ग्राउंड है, विकेट हैं और ये आराम से चेज हो सकती हैं। तो ये कि आइंदा जो भी अगर मैचेस हैं तो इस मोमेंटम को अगर लेके चलें, अब काफ़ी अभी वनडे भी हैं
न्यूजीलैंड के अंदर, तो इस मोमेंटम को कैरी करें, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि उस चीज़ को हम कैरी नहीं कर पाते। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो किसी मैच में हमें नज़र आती है, मगर उसके बाद जो है फिर तसलसल जो है हमारा फेलियर की तरफ जाता है, तो हमें फेलियर के बजाय अपने सक्सेस रेट को बढ़ाना पड़ेगा। सक्सेस रेट को बढ़ाना पड़ेगा, आरिफ वहीद खान साहब कह रहे हैं। और इकबाल मेमन साहब हमारे साथ बैठे हैं। और आज हमने दो तब्दीलियां की, जहादात खान और मोहम्मद अली की जगह इब्रार खेल लेते अब्बास आफरीदी, दोनों बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। 2 विकेटें इब्रार ने ली, 2 विकेटें अब्बास आफरीदी ने ली। आप कह रहे हैं जिस तरह आरिफ वहीद खान कह रहे हैं कि कंटिन्यू करना पड़ेगा हमें, और हमेशा अच्छी और लगन के साथ जीत की तरफ जाना पड़ेगा, और तसलसल अगर हम बरकरार रखेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। शायद हम तसलसल पे जो है कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे, हम तसलसल को बरकरार भी नहीं रख पा रहे। तो अब क्या कहेंगे कि यहाँ पर तसलसल को बरकरार रखने के लिए टीम मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट करनी चाहिए। 2 दिन पहले अगर हम देखें तो आकिब जावेद भी कह रहे थे कि 2 मैच हारने के बाद जो है आवाम गुस्से में आ जाती है, और बहुत से अल्फाज कह जाते हैं खिलाड़ियों के हवाले से, ख़ुद उनके हवाले से भी कह जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस पे इकबाल मेमन साहब है, क्योंकि अब्बास आफरीदी टीम में आए तो शायद ऐसा लगा कि बॉलिंग स्ट्रांग हुई, हारिस ने अच्छी बॉलिंग की कंटिन्यू तीनों मैचेस में। अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 मैचेस में उन्हें चांस मिला और दोनों में बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया हारिस ने। देखें इनको जो है वहाँ पे पिचेस में कम से कम 1-2 मैचेस होते हैं तो, और वो एज अ वार्म अप काम आते हैं, क्योंकि देखें हमारे खिलाड़ी जो हैं वो डोसाइल पिचेस जो है, डल पिचेस जो है, डेड पिचेस जो है, उन पे खेल के जाते हैं। हाँ, हमारी कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच अच्छी है, लेकिन देखें वहाँ पे एक तो बॉल बहुत ज़्यादा वॉबल करता है, बहुत सीम करता है, और न्यूजीलैंड की कंडीशन दुनिया में बिल्कुल ही अनोनी किस्म की हैं। वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और उस पर एडजस्ट होना में टाइम लगता है। कितना भी प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, तो टैलेंट हो उसमें, लेकिन ये कि उसको टाइम लगता है। और आपने आज देख लिया कि 204 भी जो है चेजेबल हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो 200 का स्कोर 2020 में और 350 का स्कोर 50 ओवर्स के मैच में बहुत ज़बरदस्त स्कोर होता है, और उसको अगर चेस कोई टीम कर जाती है तो इसका मतलब है उसमें पोटेंशियल है। तो अब ये है कि आपके पास 2 मज़ीद मैचेस हैं, और इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे, और हो सकता है कि पाकिस्तान जीतने की कोशिश करे। डेफिनेटली होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। उनके पास एक से एक खिलाड़ी हैं, और अभी वो जो है फाइनल खेल चुके हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का। तो आप उम्मीद करते हैं कि दोनों टीम अब एट पार है। जब पहले 2 मैचेस थे तो टोटली वन साइडेड हो गए। आज भी हमने देखा कि हालांकि उन्होंने 204 स्कोर किया है, लेकिन हमने 16 ओवर्स में कर लिया। तो एक किस्म का अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो टोटली वन साइडेड हो गया मैच। तो यह है कि वहाँ पे इन गेम्स के लिए, 2020 के लिए, वनडे के लिए पिचेस जो है वो थोड़ी सी बैटिंग पिचेस होती हैं, लेकिन नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे वो स्विमिंग एटमॉस्फेयर है। एडजस्ट करने में खिलाड़ियों को टाइम लगता है। हमारी नुक्तेचीनी अपनी जगह थी और काम भी कर गई कि हमने जो है कहा कि इनकी सिलेक्शन जो है प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने हमें कहीं कहीं दे प्रूव्ड अस रॉन्ग कि अब जो है उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। और मेरा ख्याल है 1 रन की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 रन की वजह से जो है ये उनका शायद अफरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। उनका 45 बॉलों पे था, इनका 44 बॉलों पे है, ठीक है ना। तो और उनका मेरा ख्याल है वनडे में था 37 बॉलों पे वनडे पे उन्होंने, हाँ 37 में वो बनाया था कीनिया के खिलाफ। और ये है कि ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और मैं समझता हूँ कि आगे भी हसन नवाज़ जो हैं वो इससे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। 37 बॉलों को भी क्रॉस करेंगे, हो सकता है वो 36 बॉलों पे आगे खेल लें। और इन पिचेस पे जिस तरह आरिफ भाई ने कहा कि यहाँ पे ये जो है शॉर्ट जो है ग्राउंड है, तो इसमें तो मौका है इनके लिए। और मेरा ख्याल है कि मैकलम में भी इधर ही फास्टेस्ट बनाई थी अपनी, तो ये इनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। छोटे ग्राउंड है, खुल के खेलें, मज़े से खेलें, एंजॉय करें। हाँ, बॉल सीम ज़रूर करेगी, और मैं आपको बता दूं सिर्फ नई बॉल नहीं करती, हर बॉल जो है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही बादल आ जाते हैं तो बॉल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है सीम करती है। लेकिन ये कि इन्हीं पिचेस पे खेल के आपको जो है मस्त तरीके से मौका है, अपने आप को एक्सप्रेस करें और जो है छा जाए। आरिफ वहीद साहब, बात हो रही थी बॉलिंग की। हारिस
कंटिन्यू अब 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म कर दिया। आप समझते हैं T20 क्रिकेट के अंदर हारिस का इन रहना ज़रूरी है बजाय इसके कि हम वनडे में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा? देखिए, ये हम अक्सर बात करते हैं कि हम जो है एक दूसरे के अंदर क्रिकेट को मर्ज कर रहे हैं। कोई T20 को हम अगर कहते हैं कि T20 को ऐसे क्रिकेट खराब हो रही है तो ये कोई नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विकेटों का फर्क होता है। नहीं, बहुत ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मगर ये सिर्फ एक पार्ट है। ये क्रिकेट का T20 एक पार्ट है, तो हमें जो है राइट प्लेयर्स को राइट प्लेस पे खिलाना पड़ेगा, राइट जगह पे और राइट टाइम को पे खिलाना पड़ेगा। तो ये T20 के बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट ही ये T20 के हैं हारिस, और इनमें नजर आई। बल्कि मुझे तो आज ये जिस तरह मैंने हसन नवाज़ की बैटिंग देखी तो बहुत अरसे के बाद मुझे कोई पिंच हिटर, जो पाकिस्तान में हम कहते हैं ना कि पिंच हिटर बात करते हैं, उनका फेलियर का रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, मगर इस लड़के के अंदर ये क्वालिटी नज़र आई कि उसने गेंदों को बहुत ज़्यादा मेरिट के ऊपर खेला। बहुत सेंसिबल इनिंग्स थी, उसने जहाँ मारने की गेंद थी, जहाँ जो जिस गेंद जहाँ की थी वहाँ पर खेला। एक्चुअली उसने मेरिट की बुनियाद पर खेला और उसने बॉल सिलेक्शन उसकी बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें। तो अगर ये इसकी क्यों नहीं, जब उसने अपनी एक क्लास शो कर दी कि मैं इस क्लास से क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो इसके बाद आपके मैनेजमेंट का काम होता है कि इस चीज़ को आप यूज़ करें, इस बच्चे की सलाहियतों को जो क्रिकेट होती है कि हमारे अक्सर अपने पिंच हिटर के अगर मिसाल देख लें पिछली काफ़ी, जिस तरह आसिफ अली दूसरे आए थे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिंच हिटिंग खेलते थे, मगर इसके अंदर कुछ थोड़ी सी सेंसिबल नज़र आई है कि तो ये आगे जाके जो है ये एक बड़ी इनिंग्स खेल सकता है। और यही वजह के देखा कि आपने उनके चैंप ने भी 94 के ऊपर वो वहाँ पर गलत शॉट खेलते हुए आउट हो गए, और जब ये 94 96 पे जब हसन नवाज आए थे तो उन्होंने बहुत सेंसिबल शॉट खेले, वहाँ पर कैलकुलेशन करके पूरी इनिंग्स कैलकुलेट करके की 2-4 रन्स को। यही नहीं कि आपको ज़बरदस्ती खेलने की खुशी। हमारे ये होता है कि अक्सर हम ज़बरदस्ती करने की शुरू होते हैं, प्री प्लान शॉट खेलते हैं कि नहीं यार हमने इसमें मार देता है, माइंड सेट हो जाता है कि नहीं यार बंदे इसको मारना है, जिसकी वजह से हमने 2 मैचों में खुमियाजा भुगता। और विकेटों का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जिस तरह इकबाल भाई कह रहे थे कि ये वहाँ की जो क्लाइमेट्स है उसमें एडजस्ट होने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अभी 2 मैचेस में जो हुए हैं पिछले, उसमें से एक मैच तो हमारा ड्रॉप इन पिचेस पे था, जिस पे हमें बिल्कुल तजर्बा नहीं है वहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस पे खेलने का। तो क्रिकेट वही है, और हम हमारे जो भी खिलाड़ी हैं वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। असल चीज़ कहता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको कंडीशनल नहीं होने चाहिए, उनको एडजस्टेबल होने चाहिए। ये कंडीशनल वो होते हैं कि अपनी मर्जी की कंडीशन में खेलते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, जिस तरह हमें बाद दफ़ा मैच में नज़र आया था कि हमने बहुत अच्छा किया, जिस तरीके से 350 रन हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेस किए, तो वो वहाँ पर विकेटों की जो उनकी कंडीशन को सूट कर रही थी वहाँ पर, तो बहुत अच्छा करते हैं। मगर इस तरह की विकेटों का पूरा न्यूजीलैंड इनका इम्तिहान है कि वहाँ की क्लाइमेट्स को, वहाँ की विकेटों को ये एडजस्ट करें, थोड़ा सा टाइम लें, समझें, और फिर समझेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है ये साउथ एशिया से। तो इनको थोड़ा सा वहाँ पर एडजस्ट करना चाहिए अपने को, और थोड़ा सा समझदारी से जिस ये मोमेंटम को आज इन्होंने बनाया है आज इस मैच के अंदर, तो इसको मज़ीद कैरी करें, मज़ीद T20 के लिए, फिर वनडे के लिए, सारी चीज़ें। तो एक अच्छा हम कमबैक कर सकते हैं, जो कि हमें काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहा था। उसकी वजह हमारी टीम के अंदर भी प्रॉब्लम्स रही हैं। हमारे सीनियर्स खिलाड़ी इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, बाबर आजम और रिजवान, जिन पर बहुत ज़्यादा एक अरसे तक हम लोग डिपेंड करते रहे वहाँ पर, तो वो आए। तो ये खुशाइन बात है कि उनके बगैर भी अगर आप मैच देखें, ताकि थोड़ी सी बेंच स्ट्रेंथ आपकी बढ़नी चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही आरिफ वहीद खान साहब ने कि बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए, और उन्होंने कहा कि सीनियर प्लेयर्स बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने अच्छी कारकर्दगी इस मैच में दिखाई है। और यकीनन हम 5 T20 मैच खेलने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और जिसमें 2 मैचेस में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है, एक में आज फ़तह कामयाब रही है पाकिस्तान की टीम। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान टीम ने तीसरे T20 मैच में कामयाबी हासिल की है, और इसी हवाले से आरिफ वहीद साहब से मजीद और भी बात करते हैं। आरिफ साहब, हम बात करते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट देने की सीनियर क्रिकेटर्स को, और हम देखते हैं कि बाबर रिजवान इस टीम में शामिल नहीं है, शाहीन T20 टीम में शामिल है, हारिस रऊफ टीम के साथ शामिल है। हारिस को पहले मैच में ड्रॉप, दूसरे मैच में इन, तीसरे मैच में इन, कारकर्दगी अच्छी। शाहीन की भी कारकर्दगी अगर हम देखें तो इस सीरीज़ के अंदर मिली जुला रुझान रह रहा है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर एज ए सीनियर शाहीन शाह आफरीदी फास्ट
फास्ट बॉलिंग में मौजूद हैं और हमें एशिया कप T20 भी खेलना है, वर्ल्ड कप T20 भी खेलना है, आप समझते हैं कि थोड़ा सा रस दे दे के हमें शाहीन को बचा बचा के जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, आजकल जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट हो रही है और जितनी तेज़ी से क्रिकेट हो रही है उसके अंदर तो ये हमारे जो टारगेट होते हैं मेन जो है मेगा इवेंट होते हैं। जिस तरह एशियन गेम्स है, T20 वर्ल्ड कप है, तो ये सारी चीज़ें हमारी नज़र में होनी चाहिए। तो दुनिया की दूसरी टीमें जो है वो टीमें बनाती हैं अपने मेगा इवेंट के लिए। हम अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए नहीं क्रिकेट खेल रहे होते सारी, कि उनको किस तरीके से वर्कलोड उनका किस तरीके से डिवाइड करें, वर्कलोड को किस तरह मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी स्पोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई हैं सारी चीज़ें, कि आप खिलाड़ियों को किस तरीके से होते हैं। और ये रेस्ट होता है, ये भी इसका खेल का एक पार्ट होता है क्रिकेट के अंदर। ये नहीं होता कि किसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया है और टाइम आते हैं फिर सिचुएशन देखते हैं कि टूर की क्या पोजीशन है, आपकी टीम की क्या पोजीशन है, वो पोजीशन देखते हुए खिलाड़ियों को रेस्ट भी दिया जाता है, नए खिलाड़ियों को आजमाया भी जाता है। तो यही होता है कि सीनियर्स और जूनियर्स का कम्बिनेशन बना के जब टीमें तैयार की जाती हैं, जब हमारी जो टीम यही है कि टीम में प्रोसेस में है इसे हमेशा बनने के, और ये मगर हमारा जो पीरियड होता है टीमें बनने का प्रोसेस का ये बहुत लंबा होता है और सारा साल हम इसी प्रोसेस में रहते हैं और काफ़ी चीज़ें हमारी एडॉकिज्म पे चल रही होती हैं, जिसकी वजह से ये है कि खिलाड़ी बहुत जल्दी जल्दी चेंजिंग में आ जाते हैं। अभी किसी खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है यहाँ पर तो अब थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। इन्होंने अपनी जो है क्लास शो कर दी है खिलाड़ियों ने, उन्होंने बताया कि हमारे अंदर कितनी स्किल है, कितना टैलेंट है। अब इसको ग्रूम करने के लिए, इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कोचिंग यही है आजकल, मॉडर्न कोचिंग ये नहीं है कि इसके लेवल पे आके हम खिलाड़ियों को बताएंगे कि आप इस तरह खेलें। बाबर आजम को कोई नहीं बता सकता कि यार आप इस तरह आके खेलें, या रिजवान को, या इन सीनियर खिलाड़ियों को। इनको सबसे बड़ी जो कोचिंग यही होती है कि इन खिलाड़ियों को जो है मेंटल स्ट्रेंथ देना चाहिए, उनको खिलाड़ियों को जो है आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ये टीम मैनेजमेंट का काम है, ये टीम कोचिंग स्टाफ का काम है। जब ये देखते हैं तो पूरी सारा फिर ज़ाहिर है कि इसके पैकेज होते हैं सारी चीज़ें के कि कौन सी टीम किसी कहाँ चीज़ करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर जाके वो आपकी टीम में जो है मेगा इवेंट के लिए एक अच्छी टीम तैयार होगी। अच्छी टीम तैयार होगी। इसी भी इकबाल मेमन साहब, आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि थोड़ा सा रस दे के हमें इस्तेमाल करना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को? देखिए, रोटेशन पॉलिसी इस वक्त मॉडर्न जो है क्रिकेट में होती है और आप बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है रेस्ट देते हैं, लेकिन मसला शाहीन शाह का यही है, जिस तरह इमरान खान का और सरफराज का किसी ज़माने में था, या वसीम अकरम का, या वक़ार यूनुस का, या शोएब अख्तर का, कि हमारे पास एट अ टाइम जो है वो इतने फास्ट बॉलर्स साथ में नहीं होते। उस क्वालिटी के होते ज़रूर हैं लेकिन उस क्वालिटी के नहीं होते। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं कि वो लोड जो है एडजस्ट हो जाता है, और वो जो है मतलब हेज़लवुड है, आपका स्टार्क है, पैट कमिंस है। हालांकि पिछले उसमें चैम्पियंस ट्रॉफी में वो तीनों इंजर्ड थे, लेकिन ये है कि हमने देखा कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो थोड़ी इनसिक्योर फील करती है। अगर शाहीन शाह अफरीदी को बिठाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि शायद हमारी टीम जो है मतलब उसमें फास्ट बॉलर्स टोटली फ्रेजाइल हो जाएंगे और वो संभाल नहीं सकेंगे, तो उनका भरोसा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी पे ज़्यादा जाता है। लेकिन ये कि अब जिस तरह 2020 के ये मैचेस चल रहे हैं, 2 मैचेस और हैं, तो जब वनडे आएगा तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि उनको जो है रेस्ट दिया जाए। बीच में कम से कम 3 वनडे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे 10 ओवर का मैच होता है, मतलब 10 ओवर जो है वो एक फास्ट बॉलर कराता है या एक बॉलर कराता है, तो उसमें जो है रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेक्स्ट 2 में उम्मीद करते हैं कि हारिस रऊफ़ फ़िट होंगे, नसीम शाह फ़िट होंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये कि मसला ये है कि लोड जो है वो हर कोई नहीं लेता। आज अब्बास आफरीदी ने एक जो है इनको सपोर्ट दी है, तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के हम अपने फास्ट बॉलर्स को ट्राई करें और उनको जो है लोड बराबर का दिया जाए और रोटेशन पॉलिसी हो। क्योंकि देखें, शायद शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आपके टेस्ट मैचेस के भी प्लेयर हैं, वनडे के भी प्लेयर हैं और आपके 2020 के हैं। हारिस रऊफ़ तो सिर्फ उन्होंने अपने आप को कन्फाइन कर दिया लिमिटेड ओवर्स के लिए। हालांकि मेरे नज़दीक उनको जो है टेस्ट मैचेस भी खेलना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी की असल पता चलता है टेस्ट मैचेस में। लेकिन ठीक है, अभी जब हम बात कर रहे हैं रोटेशन पॉलिसी की, तो हम उम्मीद करते हैं कि रोटेशन पॉलिसी पे चलेंगे। उससे क्या होगा कि खिलाड़ी का जो वेयर टेयर है वो दोबारा
अपने उसमें एनर्जेटिक कंडीशन में आ जाता है, उनका एंड्योरेंस बेहतर हो जाता है और फिर वो जो जब आते हैं तो उनका इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छा पड़ता है। हम देख रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी विकेटें तो ले रहे हैं, लेकिन ये है कि उनकी पिटाई भी ठीक ठाक हो रही है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो अभी भी फटीग में हैं। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी अच्छा उन फास्ट बॉलर्स में हैं जो रन्स भी कम देते हैं और विकेटें भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि विकेटें भी बिल्कुल इसके बरक्स अभी थोड़ा सा नजर आ रहा है उनके साथ। बिल्कुल, तो उनको जो है आरिफ वही साहब की तरफ आऊँ, और एक ऐसा प्लेयर जो टीम में वापस आता है एज ए वाइस कप्तान, रोल अभी तक नजर नहीं आ रहा है इसका। बिल्कुल, ये अगर आते हैं ये रोल तो अभी नज़र आएगा। ये अपनी कप्तानी इनको एक मौका मिला है एज ए वाइस कैप्टन, तो ये सारी चीज़ें सीखने की होती है। और हम हमारी यही बदकिस्मती होती है कि जब हमारा कोई अच्छा कप्तान कप्तानी कर रहा होता है तो उस वक्त हम उसका जो है वाइस कप्तान को, उसको जो सेकंड ऑप्शन होता है कप्तान का, हम उसको उस वक्त तैयार नहीं करते। बाद में जब कप्तानी के ऊपर प्रॉब्लम्स होती है तो फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आती है कि ये कप्तान नहीं है, सारी चीज़ें। मगर ये एक अच्छे टाइम के अंदर जो है हमें एक अपना वाइस कप्तान या इस तरह से जो मुस्तकबिल का फ्यूचर कप्तान जो आपको नज़र आता है, जिसके अंदर आपको नज़र आता है कि इसके अंदर कुछ टैलेंट है कप्तानी का फ्यूचर में, तो उसको आपको शुरू से ही ग्रूम करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा मौका है सारी चीज़ें कि ये यहाँ पर इसके अंदर सारी चीज़ें। मगर हमारी ये सारी चीज़ें बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस नज़र आती है, बड़ी कोई विक्ट्री नज़र आती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हम छुपाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं सारा। तो मगर यही मौका होता है कि आप अपनी जो है जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको आप रियलाइज़ करें, सेल्फ रियलाइज़ करें उनको कि हम कहाँ लेक कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि ये आइंदा चीज़ें ना हो। तो ये विक्ट्री जो है हमारी, अब देखते हैं कि क्योंकि हमारी विक्ट्रीज़ के अंदर कहीं भी जो है ना तसलसल नज़र नहीं आता, तो ये तसलसल लाने के लिए हमारे को जो इस तरह का प्लान करेंगे, अपनी शॉर्ट कमीज़ को हम जितने भी लूप होल्स नज़र आते हैं हमारी टीम के अंदर और उनको खामियों को अगर हम देखते हुए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे इस विक्ट्री के होते हुए सारी चीज़ें। क्योंकि जब एक चीज़ आपकी टीम अच्छा कर रही होती है तो बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है, बहुत अच्छा एक मोमेंटम बन जाता है। तो इस मोमेंटम को पूरी तरह यूज़ करना चाहिए आइंदा के लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि हमारी टीम जो है मज़ीद बेहतर हो सारी चीज़ें उसके अंदर। क्योंकि जिस वक्त आप हार रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, हर तरफ से आपके ऊपर सवालात उठ रहे होते हैं, आप डिप्रेशन के अंदर होते हैं सारी चीज़ें, तो उसके अंदर वो उस वक्त चीज़ें बेहतर से बेहतर नहीं कर पाते हैं। मगर ये एक जो आप जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, टीम परफॉर्म, तो ये तो एक बेहतरीन मौका होता है कि आप फ्यूचर के लिए इसको मज़ीद अपग्रेड करें। अच्छा, फ्यूचर के लिए अपग्रेड करें तो चले, फ्यूचर की बात हो रही है। नेशनल T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान में जारी है और हम देख रहे हैं कि उसामा मीर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हसन अली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हसन अली से हम बहुत काम भी ले चुके हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा भी कर चुके हैं। आरिफ भाई साहब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बड़ा अमल दखल है हसन अली का। तो आप समझते हैं कि ये वो जगह है जहाँ परफॉर्म करना ज़रूरी होता है और सेलेक्टर्स की निगाहें वहाँ ज़्यादा आसानी से पहुँच सकती हैं? देखिए, ये वो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवा चुके हैं और यकीनन बहुत बासलाहियत खिलाड़ी हैं ये हसन अली। और देखिए इस तरह आप देखा होगा 2017 की जो ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी हुई थी तो उसकी जीत के अंदर इनका बड़ा कलीदी किरदार था। फिर उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस है, फिर इनकी फिटनेस, ये सारी चीज़ आगे पीछे हुई। भी शादाब का भी बड़ा किरदार था, फिर शादाब की कारकर्दगी भी आजकल हम लोग देखते हैं कि पिछले दिनों क्या रही है और अभी भी मौजूदा उनकी क्या रही है वहाँ पर। तो सारी ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है सारा कि आप दोबारा से फ़र्स्ट क्लास में जाएँ, अपने जो असल ग्रास रूट है वहाँ पर जाके परफॉर्म करें। वहाँ परफॉर्म करने से एक तरह का इंटरनेशनल क्रिकेट से ऊपर से जब नीचे आते हैं तो वो आपकी क्रिकेट थोड़ी सी उन खिलाड़ियों के लिए आसान होती है। तो वहाँ आके नीचे आके आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा से बिल्टअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर इस लेवल पे आके जब आके परफॉर्म करेंगे सीनियर्स खिलाड़ी तो वो जूनियर्स खिलाड़ी को मौका होता है। अभी हम देख रहे हैं कि कराची वाइट्स की टीम जिस तरह कराची ब्लूज़ की टीम परफॉर्म कर रही है, कराची ब्लूज़ के जो है हमारे कराची के बासलाहियत ओपनर जो है अब्दुल्ला फजल वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। वो खिलाड़ी ऐसे नज़र आते हैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। तो इनको भी आपको देखना चाहिए, इसको अपने टारगेट रखना चाहिए कि ये खिलाड़ी हमारे फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स है, उनके ऊपर भी काम करना चाहिए और उनकी जो है देखना चाहिए कि हम उनको कहाँ पर किस जगह पर बेहतर जगह पर राइट टाइम पे और किस जगह पर हम किस तरीके से खिला सकते हैं और किस तरह से उनको ग्रूम कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है आपकी अब्दुल्ला फजल की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब तो बहुत नुक्ताचीनी हो रही है कि 35-40 साल वाले प्लेयर्स भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। तो इस पर क्या कहेंगे? खुर्रम मंजूर भी खेल रहे हैं, दीगर और भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद पाकिस्तान को अब रिप्रेजेंट ना कर सके, वो प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। तो अब फ्यूचर के लिए अगर जाएंगे ना आरिफ भाई साहब तो शायद अब थोड़ा सा कड़वा घोट पीना पड़ेगा और सिलेक्शन के मेयार को कुछ और मजीद बेहतर करना पड़ेगा।
देखिए, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, फ्यूचर तो ज़्यादा इन नौजवान खिलाड़ी को ही होता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो फ्यूचर्स के जो इस खिलाड़ी हैं, जो अपकमिंग हमारे यंगस्टर आ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका है। मगर ये अगर दे रहे होते हैं यहाँ पर, इस तरह के खिलाड़ी अगर खेल रहे होते हैं, तो उसकी वजह वही है जो हम अक्सर के अपने प्रोग्रामों के अंदर बात करते हैं कि हमारे यहाँ खिलाड़ियों की जो पूल है वो बहुत महदूद तादाद में, हमारे खिलाड़ी का जो पीछे जो बैकअप है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हमें टीमें जो हैं पूरी फुलफ़िल करने के लिए सारे सीनियर्स और जूनियर्स का कम्बिनेशन बनाना पड़ता है। मगर ये कि बाज़ दफ़ा सीनियर्स भी आपके जूनियर्स के लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं, जो खिलाड़ियों को वो मैच के दौरान जो है अपग्रेड करते हैं। मगर उन खिलाड़ियों को ही ज़्यादा हाईलाइट करनी चाहिए, उन खिलाड़ियों को ज़्यादा मौक़े देने चाहिए जो आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि एक और प्लेयर जो मैं समझता हूं कि इस वक्त ज़ाती तौर पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज ए ओपनर, आज़ान ओवैस, जिस किस्म की कारकर्दगी उसकी रही है। फिर शाजेब जिसने अंडर 19 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और 2 सेंचुरियाँ स्कोर की अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर। तो फ्यूचर में हमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उन्हें भी कम अज़ कम इन प्लेयर्स पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर है और हमें अभी नहीं काफ़ी अरसे से ओपनर्स की तलाश है। या तो फिर हम ओपनर मुंतखब करके टीम में बाकायदा उसे मौका नहीं देता, और अगर मौका देते हैं तो फिर ऐसी कारकर्दगी नज़र आती है कि हसन नवाज जैसी कारकर्दगी। लेकिन जिस तरह अपने अज़ान ओवैस की बात की, शाज़ेब की बात की, तो ये जो है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। और ये जो हम कहते हैं ना कि ये नेचुरल खिलाड़ी हैं, जो नेचुरल टैलेंट है यहाँ पर हमारे जो सिस्टम से जो इतना नहीं आ रहे खिलाड़ी, मगर जो बाज़ खिलाड़ी हमारे इस तरीके से आते हैं, जिस तरह अज़ान ओवैस हैं, शाज़ेब है, ये नेचुरल टैलेंट खिलाड़ी हैं और बहुत बासलाहियत खिलाड़ी हैं। और इन्होंने यकीनन आइंदा फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। और ये बीसीबी के ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं सारे खिलाड़ी, और फ्यूचर में इनका नज़र भी है, इनकी बाकायदगी से सारी इनकी जो है इनके पूल बना रखा है इन खिलाड़ियों का। मगर यही है कि हम किस खिलाड़ी को किस टाइम में उनको इस्तेमाल करते हैं, राइट टाइम पर हम उनको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, किस तरह से उनको ग्रूम करते हैं, ये सारी चीज़ें फिर आपको टीम मैनेजमेंट की ज़रा देखी आती है कि अब इन खिलाड़ियों को ज़ाया होने से तो ज़ाया होने की तो नहीं दे रहे। क्योंकि अंडर 19 के अंदर आपने देखा कि पिछले 8-10 सालों के अंदर अंडर 19 में बहुत सारे ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी आए जिनको हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बात खिलाती है, मगर बीच के अंदर बाद में वो गायब बहुत सारे हो गए। ऐसे गायब होने वाले खिलाड़ियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अंडर 19 के बाद जो है पाकिस्तान शाहीन एक हमारे पास है, लेकिन थोड़ा मसला ये, इस पे मैं इकबाल मेमन से पूछूंगा। इकबाल साहब, अगर हम देखें तो अंडर 19 के बाद पाकिस्तान शाहीन, फिर पाकिस्तान, लेकिन हम देखते हैं कि एक गैप सा आ जा रहा है। इस गैप में माजी में देखते थे कि जो मैचेस होते थे टूर्स पे, जब अगर पाकिस्तानी टीम या फिर कोई होम सीरीज़ खेलने आ रही होती थी टीम, तो वहाँ पर 2-2, 3-3 मैचेस मिलते थे और उस तरह वो प्लेयर्स जो अंडर 19 पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उन्हें मौके मिल जाया करते थे। आप फुकदान समझते हैं कि यही चीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है? अगर सीरीज़ कोई टीम आती है खेलने और लंबे उनको प्रैक्टिस मैचेस मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा इन खिलाड़ियों को चेक करने के लिए। डेफिनेटली जब पहले टीम्स आती थी तो उनको वार्म अप मैचेस मिलते थे और उसमें जो है यंगस्टर्स को मौका दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ तो आप मानेंगे, और हम जो है आपके पिछले प्रोग्रामों में भी जिक्र कर चुके हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर परफॉर्मेंस है तो फिर तो उसको मौका वहीं पे मिलना चाहिए, भले वो 17 साल का हो, 18 का हो या 19 का हो। और हमने पहले भी ये चीज़ें देख चुके हैं कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी हमारे पास आए, जिस तरह जावेद मियाँदाद थे या इवन मुश्ताक मोहम्मद, आप यंगेस्ट क्रिकेटर्स में से थे। फिर आपके पास शाहिद आफरीदी बहुत यंग एज में आए। हम फास्ट बॉलर्स में देखते हैं तो वसीम अकरम बहुत यंग एज में आए। तो क्या है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं, इवन शहनशाह आफरीदी और आपके नसीम शाह जो हैं बहुत यंग एज में आए, तो आपके पास अगर कोई भी खिलाड़ी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एक ऑप्टिमम लेवल होता है और वो नज़र आता है कि ये खिलाड़ी जो है इसमें वो स्पार्क है, वो एनर्जी है, वो इंड्योरेंस है, तो उसको आप जो है मौका दें और वो खेले। और जैसे आपने भी बहुत दफ़ा ये एम्फसाइज़ किया है कि जो खिलाड़ी अपनी जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो भले वो यंग एज में है तो उनको उस वक्त ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो है डिसअपॉइंट जल्दी होते हैं और जिस तरह आरिफ भाई ने कहा कि फिर वो स्क्रीन से नज़र ही नहीं आते, रेडार में होते ही नहीं है, गायब हो जाते हैं। तो उन खिलाड़ियों को जल्दी मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगेन मैंने कहा कि एक ऑप्टिमम लेवल, एक बेंचमार्क आपने बनाना है कि किस लेवल पे वो परफॉर्म कर रहा है।
उसको फिर जो है आप कोशिश करके उसको जो है इंडक्ट करें और उसको जो है उससे भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठाएं। अभी जो भी जब मैचेस हो रहे हैं ऐसे खिलाड़ियों को जो है इन होना चाहिए था, और अगर स्पेशली अगर वो बैट्समैन है तो आपको पता है कि छोटे ग्राउंड्स हैं, इसमें तो वो बहुत अच्छी तरह जो है परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चलें, बहुत अच्छी तरह परफॉर्म दे सकते हैं, इस पर मजीद और भी बात रहेगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे कि नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करना है तो उन्हें मौके भी देने ज़रूरी हैं, और आरिफ वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं यहाँ पर। आरिफ साहब, थोड़ी सी हम बात कर लें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे। मैचेस अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा दे रही है, बहुत सी क्रिकेट हो रही है, बहुत से क्रिकेटर अब शायद क्रिकेट से भी थोड़े से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे क्रिकेटर्स को भी मैंने देखा है। तो आप समझते हैं कि थोड़ी सी क्वालिटी क्रिकेट भी होनी चाहिए? बिल्कुल, हमेशा इसकी बात है, क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट तो जो है बहुत ज़्यादा हो गई है सारी इसके अंदर। हमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की तरफ भी जाना चाहिए और इसी को मेंटेन करने चाहिए। इसी क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट को ही के अंदर ही रहते हुए हमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को भी मेंटेन करनी चाहिए। क्वालिटी बड़ी ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर। यहाँ पे जिस तरह भी बात कर रहे थे कि आप नौजवान खिलाड़ियों की, उसी को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ कि जिस तरह माजी के अंदर या अंडर 19 के जब मैचेस होते थे, उसके बाद जो भी बासलाहियत खिलाड़ी होते थे, हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कराने वाले, वो उनको बाकायदा मौका दिए जाते थे। ए टीम के टूर्स होते थे काफ़ी, वहाँ पर बाहर टीमें जाती थी, ए टीम से आती थी। फिर उसके अलावा जो हमारा अंडर 19 के बाद जो ए टीम के जो बीच में एक अंडर 23 ये टूर्नामेंट भी होने चाहिए, ताकि इनके बीच के अंदर जो गैप आ जाता है, जो इसको हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, ताकि अंडर 19 के बाद भी लड़का बिजी रहे। अंडर 23 टूर्नामेंट्स भी हो सकते हैं, ए टीम के टूर्स भी होते हैं, जो माजी में बहुत ज़्यादा होते थे, उसकी तरफ कम हो। तो यकीनन कराची में भी तो अब 23 कोई इवेंट मुनक्किद होने वाला है। जी, आरसीए के जो है अभी रमज़ान के बाद अंडर 23 ये हमने एक सजेशन दी थी एक मीटिंग के अंदर कि अंडर 19 के बाद, तो यही सारी बातें हो रही थी। अंडर 19 के बाद खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता, उनकी जब वो एवरेज होते तो उनके लिए हमने एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे अंडर 20 तक पूरे कराची के लेवल पे एक टूर्नामेंट जो शुरू करने वाले हैं, ताकि खिलाड़ी जो हैं उस लेवल पे आगे भी अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकें और परफॉर्मेंस को मुजाहरा करें, और वो इस दौरान बिजी रहें वहाँ पर जाके, ताकि वो आगे का वेट ना करें क्रिकेट के लिए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आरसीए की जानिब से, कराची रीजन की जानिब से। कराची रीजन की जानिब से अच्छा इक़दाम है। इकबाल मेमन साहब, क्या कहेंगे 23 टूर्नामेंट से कितना फ़ायदा होगा इस वक्त क्रिकेटर्स को? देखें, हमारे जो भी इदारे हैं जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, दे आर लाइक इंस्टीट्यूट्स, और इंस्टीट्यूट्स में यही होता है कि एक अगर लेवल पे खिलाड़ी जो है परफॉर्म कर चुका है तो उसको नेक्स्ट लेवल पे आपने लेके जाना है। तो अगर अंडर 23 है या अंडर 25 है, तो इस तरह जो है इनके लेवल्स बढ़ने चाहिए, ताकि वो फिर जो है अगर बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर तो कोई कबात नहीं है, आप उनको जो है डायरेक्ट नेशनल टीम में भी लेके आ सकते हैं। क्योंकि हमने ये पास में भी देखा है कि कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं और वो यंग एज में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको तो फिर उनके लिए वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको तो फिर आप लेके आएँ। जिस तरह अब इंडिया में आपने देखा तेंदुलकर है, हमारे पास जावेद मियाँदाद था, और फिर हमारे पास जो है शाहिद आफरीदी था। तो इस तरह के यंगस्टर्स अगर हमारे पास हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, और उनका जो है आगे चल के चाहे अगले 10 साल में या 20 साल में जो है हम फ़ायदा ले सकते हैं, तो उनको तो फिर हमें डायरेक्ट एंट्री करनी चाहिए। बाकी जो अगर उससे थोड़ा सा कम के खिलाड़ी हैं, उस बेंचमार्क में नहीं आ रहे, तो उनको अंडर 23, अंडर 25 में जो है मतलब जो है मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, और फिर अगर उसमें भी वो परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको जो है आप नेशनल लेवल पे लेके आएँ। तो मैं समझता हूँ कि यही सिलसिला चलना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए पीसीबी को, और पीसीबी को चाहिए कि ये सिस्टम्स बना के रखे। ये एक स्लैब सिस्टम है, और मतलब है कि अंडर 13 खेल लिया, अंडर 17 खेल लिया, अंडर 19 खेल लिया, फिर अंडर 23, फिर अंडर 25 और फिर नेशनल। तो इसी तरह जो है उनको जो है टूर्नामेंट कराने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका मिले। हमारा मुल्क जो है पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क है, और हमारे पास क्रिकेट
लविंग नेशन है और हमारे पास हर गली कूचे में आप देखेंगे तो क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है दूसरी गेम से, तो इसलिए आपको एक से एक खिलाड़ी मिलेंगे। आप जो है इसी सिस्टम के तहत ऑर्गेनाइज करें सिस्टम को, तो मैं समझता हूं कि आपको एक से एक खिलाड़ी मिलेंगे। और फिर आप जिस तरह हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास बैकअप में खिलाड़ी नहीं होते, तो आपको जो है वो बैकअप में वो खिलाड़ी नज़र आएंगे। और आपके पास अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया या फटीग हो गया या आप रोटेशन पे किसी को लेके आ रहे हैं, तो वो आपके पास पीछे जो है एक पूल होगा जिसमें से आप खिलाड़ियों को आगे चलिए, खिलाड़ियों की बात हो रही है, पूल की बात हो रही है, लड़कों को निकालने की बात हो रही है। आरिफ भाई साहब, कुछ अच्छे स्पिनर्स हमारे पास, क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं। आप समझ, बड़े लेजेंड हमारे पास स्पिनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तौसीफ भाई हमारे पास मौजूद हैं, सकलाइन मुश्ताक हमारे पास मौजूद हैं, सईद अजमल हमारे पास मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि ऑफ स्पिनर का क्या मसला है कि जो हम जीनियन ऑफ स्पिनर नहीं लेके आ पा रहे? देखिए, सबसे ज़्यादा हम लेग जो कर रहे हैं, ये आपने बड़ी अच्छा सवाल किया कि सबसे ज़्यादा हम लेग करते हैं वो ऑफ स्पिन बॉलिंग में। हम भी माजी में बड़े अच्छे बासलाहियत खिलाड़ी ऑफ स्पिनर नजर आए, मगर वो फिर वो सस्पेक्टेड हो गए सारे, जिसकी वजह से तो अब ये जितने भी यंगस्टर हैं, हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखते हैं, ग्रास रूट लेवल में भी देखते हैं कि वो ऑफ स्पिनर की तरफ थोड़ा सा रुझान कम हो गया है सारा। और स्पिनर्स की तरफ रुझान होने की वजह यही है कि हमने देखा कि हमने जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी खेली कि दुनिया 3-3, 4-4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे, हम पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ इस चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर इंटर हुए, जिसकी वजह से हमारी कारकर्दगी भी आप सब लोगों को नज़र आई। तो ये बड़ा हमें इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके अंदर मज़ीद काम करने की कोशिश है, बजाय इसके कि ये हम इसमें बढ़ाएं। जो हमारे स्पिनर्स भी जो हैं, अब शादाब की मिसाल लेते हैं कि वो भी अगर टीम के अंदर इन है तो वो अपनी परफॉर्मेंस स्पिन नहीं हुआ, एज ए बैटर। अभी चैलेंज कप हुआ था पिछले दिनों, पीसीबी ने कराया था, तो उसके अंदर भी 6 मैचों में सिर्फ 3 ओवर्स कराए थे सारा उसके अंदर। तो उनका जो रुझान हो गया ज़्यादा बैटिंग में है। तो हमारे ये चाहिए कि जब जो स्पिनर्स हैं, हमें उनको स्पेशलिस्ट स्पिनर्स ही खिलाने चाहिए, और जो चूँकि बैटिंग स्पेशलिस्ट हैं, हमें उनको स्पेशलिस्ट के बैटिंग स्पेशलिस्ट में मौका नहीं जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम ज़बरदस्ती जो इंडक्शन कर देते हैं कि चले जी अगर ये बॉलिंग में नहीं कर रहे तो उनको बैटिंग की बुनियाद के ऊपर ही जाइए। तो वो बाकायदा कोई प्रॉपर जो है वो ऑलराउंडर नहीं है, वो स्पिनर ऑलराउंडर ही खिलाएंगे। हम उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखा कि आपने शादाब की कारकर्दगी एक बहुत ज़्यादा बासलाहियत खिलाड़ी से हम महरूम होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कारकर्दगी अब वो नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम माजी में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में उनकी जो जीत में उनका बड़ा किरदार होता था, चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर और सारी बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर। तो इस तरफ हमें यकीनन पीसीबी को भी तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के स्पिनर्स जो हैं उनको हम ग्रूम करें और फिर उनको जो है अपग्रेड करें, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हों सारे हमारे। चूँकि अब रुझान ज़्यादातर रिस्ट स्पिनर की तरफ जो है रुझान जो है कम हो गया है सारा। ये अब लोग अच्छा, कम हो गया रुझान, इसी पे इकबाल मेमन साहब, रुझान कम हो रहा है, लेकिन खुद जो क्रिकेटर्स हैं वो अब मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा बैटिंग को बड़ा फोकस कर रहा है। आप सब समझते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, इस बेस पे वो अपनी बैटिंग को ज़्यादा जो है वैल्यू दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करें। हमारे पास उन कप्तानों का और उन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का फुकदान है जो इनोवेशन पे बिलीव करते हो, कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो। हालांकि हमने देखा कि आकिब जावेद ने जो है, जब हम टेस्ट मैचेस हार रहे थे तो एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए और हमने जो है 2 इंग्लैंड से टेस्ट मैचेस जीते। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अगेन हमारी परफॉर्मेंस जो है डिप कर गई। तो हमारे पास साजिद खान जैसा स्पिनर है, और अभी हम कह रहे थे कि ऑफ स्पिनर्स की कमी है, तो क्यों ना हम उसको मौका दें, और ओडीआई में कम से कम वो खेल सकता है। अगर ओडीआई में कामयाब होता है तो फिर हम उसको 2020 में भी लेके आ सकते हैं। और इस तरह कई ऑफ स्पिनर्स होंगे जो वेट कर रहे होंगे, और अगर हमारी सिलेक्शन कमेटी की दूरबीन अगर सही हो तो और वो उन पे उनकी नज़र जाए तो वो उनको कंसिडर कर सकते हैं, और कंसिडरेशन के बाद अगर वो समझते हैं कि ये बेहतर प्लेयर है, बेहतर ऑफ स्पिनर है, इम्पैक्ट स्पिनर है, तो उसको मौका दें भरपूर तरीके से। बाकी ये कोई बात नहीं है कि हमारे पास देखें स्पिनर्स बिल्कुल पैदा होते हैं, लेग स्पिनर्स भी होते हैं, लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स भी होते हैं, तो हमारे पास होते हैं। सिर्फ ये है कि सिलेक्शन कमेटी की दूरबीन का मसला है। चलें, सिलेक्शन कमेटी की दूरबीन का मसला, इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि हमारे पास प्लेयर्स होते हैं
तलाशने की ज़रूरत है, और तलाश अगर अच्छी हो जाए तो तराशने की भी ज़रूरत होती है उनको, और तराशने के लिए हमारे पास कई लेजेंड ऐसे स्पिनर्स मौजूद हैं, कई फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं जो यकीनन तलाश कर वो हीरे को पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका देते हैं, और जब वो हीरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है तो पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम दे रहा होता है। साथ साथ इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।